नेक्स्ट ट्यूसडे आपको हमेशा मिलेगा रिजल्ट। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब इसको पढ़ा था। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ के आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि यहाँ से आपका आ रहा है एग्जाम में, मतलब कल जो एग्जाम होने वाला है, तो मैं फिर से फटाफट बता देता हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जिसमें से टेस्टिस एक प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि एक स्क्रॉटल बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 3 डिग्री कम होता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के, क्योंकि अब ये हेल्प करता है। ये क्यों है बाहर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये, अगर मतलब जो क्रिएटर है अगर वो चाहता तो अंदर की बॉडी के अंदर भी इस तरह के डिजाइन को हेल्पफुल मतलब कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा फेवरेबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है। अब जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स आर दिस टाइप ऑफ सेल्स दैट आर गोइंग टू हैव, अगर मैं बोलूँ तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी बॉडी में ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड्स होते हैं, लेकिन सिवाय गैमेट्स को छोड़ करके दीज आर दी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब टेस्टिस में जो ये जो ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे मतलब थ्रेड लाइक बहुत छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस में। ये टेस्टिकुलर चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स में, टेस्टिकुलर चैम्बर्स में छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू या स्पेशल टाइप ऑफ लेयर से बने होते हैं, जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। अब जर्मिनल एपिथेलियम या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल है वो 3 तरह के सेल से मिलकर के बनी होती है। वो 3 तरह के जो सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट आर द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, ये हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में। इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लोग लेडिक सेल्स बोलते हैं, दे आर राउंड सेल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्टोली सेल्स, जिसको हम लोग नर्व सेल्स बोलते हैं। दे आर लार्ज एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म को प्रोवाइड करते हैं। समझ आया, मतलब जो नरिशमेंट है उसको प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट, समझ आया। सर लीडिक सेल क्या होता है? लेडिक सेल्स इसका दूसरा नाम है। इंटरस्टिशियल सेल को लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया को फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, सर्टोली सेल्स को नर्व सेल्स बोलते हैं। नर्व सेल्स क्यों नाम रखा गया इसका, क्योंकि ये नरिशमेंट यानी डेवलपिंग स्पर्म को फर्स्ट टाइम नरिशमेंट यही प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ से ये एक, जब ये नर्स स्पर्मेटोगोनिया या सॉरी हम बोलेंगे कि ये जो ट्यूब्यूल्स है इनसे बाहर जब स्पर्म्स एंड दी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बाहर आता है, तो वो एक छोटे से मास यानी फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर से जाता है, जिसको हम लोग रेडी टेस्टिस बोलते हैं। रेडी टेस्टिस से बाहर ये ट्यूब्यूल्स बाहर निकलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वसा एफ्रेंशिया। पहले है वसा एफ्रेंशिया, ठीक है। उसके बाद ये ट्यूब्यूल्स ऐसे एक नेटवर्क बड़ी लंबी बारीक सी बना देती हैं। एक छोटी सी ट्यूब्यूल लगभग 6 से 8 मीटर लंबी होती है ये टेस्टिस के अंदर, जिसको हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं। यहाँ पर वो एक तरह से रेसिंग ट्रैक समझ लो कि स्पर्म की मोटिलिटी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, मूवेबल बन जाता है वो, और वो एक तरह से मोटाइल हो जाता है, मूवेबल, ठीक है। मोटिलिटी स्पर्म को यहाँ से मिलती है, और उसके बाद ये बाहर आता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद इट कम्स, ये बाहर आता है, और ठीक है, एक मिनट, अरे ये क्या हुआ, तो ठीक है। और ये जो बाहर आता है, तो इसके बाहर आने से ये जो आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या पोर्शन है इसको, इसको हम लोग बोलते हैं वॉस डिफरेंस, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस के बाद वॉस डिफरेंस, तो ये ट्रैक याद रखना कि कैसे स्पर्म ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो ठीक है, यहाँ से बाहर आता है। तो उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो दैट इज दी ये एपिडिडाइमिस है जहाँ पे मोटिलिटी मिलती है। उसके बाद वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस के बाद यहाँ से स्पर्म पहुंचते हुए इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचता है। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स का जो वो है, क्या है, सीमेन है, वो इसमें जाता है, ठीक है, मतलब ऐड हो जाता है स्पर्म के साथ।
जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है और बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और उसके बाद ये बाहर बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू इजेक्ट आउट होता है। ठीक है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन, ये सारे फंक्शंस मैंने तुम्हें लिखवा रखे हैं, तो इनको समझ लेना। एपिडिडाइमिस, वाल्स डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, सबके फंक्शंस मैंने लिखवाए, तो ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, यूरेथ्रा क्या है, फिर स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्म कैसा होता है, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट, इसमें हैप्लॉइड, इसको हैप्लॉइड क्यों बोला जाता है, एक्रोसोम जो ये यहाँ पर इसमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, तो इस एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, तो ये सारे फंक्शंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो फिर उसके बाद आता है तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। फंक्शन ऑफ एक्रोसोम के बाद मैंने तुम्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी ओसाइट्स, वो सिंस चाइल्ड बर्थ एक बेबी गर्ल के अंदर होती हैं। जब वो प्यूबर्टी की एज पर पहुंच जाती है तो फिर उसमें से एक प्राइमरी ओसाइट स्टार्ट कर देता है मैच्योर होना, और ये इस तरह से एक साइकिल में 15th डे पर ये बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये बॉडी से मतलब ओवरी से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर ये था, जिसके अंदर ये ओवम डेवलप हुआ था, ये ओवम जिसमें डेवलप हुआ था, उस पार्ट को वो एक स्पेशल ग्लैंड बना लेता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटिनम बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटिनम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी ओवम जो है वो स्पर्म से मीट कर जाता है, तब जायगोट बनेगा। तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटिनम कंटिन्यू करता है, मतलब ये डिसइंटीग्रेट नहीं करता, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, और फिर से नेक्स्ट प्राइमरी ओसाइट्स जाएगा, वो फिर से मैच्योर करेगा और ओवुलेशन होगा। तो इसलिए हर महीने एक एग सेल, हर 28 डे में एक एग सेल रिलीज होता है फीमेल की ओवरी से। तो ये मैंने इसके बारे में पूरा दिखाया है आपको। ठीक है, उसके बाद ओवुलेशन के बाद नहीं होता तो मैंने कॉर्पस ल्यूटिनम डिजेनरेट कर जाता है, और फिर एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल से मैंने तुम्हें बताया था कि ह्यूमन फीमेल में मंथली डिस्चार्ज होता है ब्लड का। ठीक है, और उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसको प्यूबर्टी पर होती है, तो उसे 10 से 13 साल की एज में प्यूबर्टी जब आती है गर्ल्स में, तब होता है। ठीक है, और इसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं। और अगर ये जब स्टॉप हो जाते हैं, सारे ओसाइड्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, कोई एग की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो फिर ये पॉज हो जाती है, और इसको हम ये 40 से 50 ईयर्स की एज में होती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसमें पहले 4 से 5 दिन, यानी पहला दिन जो होता है वो ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट होता है, ना कि ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद। फिर मैंने ये तीनों फेज आपको एक्सप्लेन किए थे, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज कब क्या होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में से स्टार्ट होता है 5th डे आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप, और ओवुलेशन तक ये चलता है। और सेक्रेटरी फेज जो होता है ओवुलेशन से स्टार्ट होता है, जब तक कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर ना करे फिर से डिसइंटीग्रेट करने के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, बिकॉज जो वॉल होती है यूट्रस की, वो प्रिपेयर करती है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी जायगोट बनने के बाद। जायगोट कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ बनता है जायगोट, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ जायगोट बनेगा जब स्पर्म के साथ मेट करेगा। लेकिन ये जायगोट इम्प्लांट करता है यूट्रस में, मतलब बनने के बाद 5-6 दिन तक यहीं पर डिवाइड करेगा, एक सेल के बाद दूसरा सेल। और फिर जब ये बंच ऑफ सेल बन जाता है, तो फिर इट इज ट्रांसफर टू दी यूट्रस, और यूट्रस इसके लिए पहले से तैयारी करके रखता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी स्पर्म की मीट नहीं होती है ओवम के साथ, तो फिर ये वॉल जो उसने प्रिपेयर की थी, ये डिसइंटीग्रेट कर जाती है, रैप्चर करती है, और ये सेल डेब्रिस सेल्विस बॉडी से बाहर आता है। इसी को हम लोग ब्लीडिंग फेस के रूप में जानते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद मैंने आपको यूट्रस के बारे में पढ़ाया था। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो यूट्रस कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को, उसके फंक्शन क्या है यूट्रस के। फिर फैलोपियन ट्यूब का एग्जांपल मैंने आपको दिखवाया था। फिर हम लोग ओवम के बारे में पढ़ रहे थे। ओवम जो होता है वो फीमेल एग सेल होता है, जो कि एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो फीमेल एग सेल होता है। और ओवुलेशन, ध्यान से समझना, ओवुलेशन फीमेल एग सेल होता है, जो कि एक हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि एक गैमीट है, और गैमीट जितने भी होते हैं सभी में हाफ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो इसलिए इसमें भी हाफ नंबर ऑफ सेल होते हैं, लाइक दिस स्पर्म। और जब ये दोनों फ्यूज कर जाएं तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो हम बोलेंगे ओवम जो होता है वो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है।
गैमीट है, ठीक है, और कैसा है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन ओवरीज, प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, ओवरी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओवल्यूशन के टाइम पर ये रिलीज होता है 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, या 14th डे। अच्छा, दो तरह के एग होते हैं, तुमने एक एग तो पढ़ा होगा जो जैसे हम लोग हैन वाला एग होता है, जिससे हम लोग ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, तो वो जो एग होता है उसके साथ तुमने देखा होगा कि उसके साथ यॉक होती है, उसके साथ यॉक मतलब जर्दी बीच में होती है, उसके चारों तरफ जो होता है वो एग वाइट होता है। लेकिन फीमेल एग वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो होता है एग यॉक वाला, ठीक है, लेकिन फीमेल एग में जर्दी इस तरह का ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यॉक जो होता है एक तरह से वो डेवलपिंग उसका फ्यूटस होता है, मतलब जब अंडे के अंदर जो बेबी बनता है, जब हैन उसके ऊपर बैठती है, तो उसको उसको उस टाइम पे नरिशमेंट चाहिए होता है, तो वो एक्चुअली में यॉक जो होता है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी वो एक तरह से डेवलपिंग फ्यूटस का क्या है, एग के अंदर जो यॉक है वो हेल्प कर रहा है उसको नरिशमेंट करने के लिए। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स में तो ऐसा नहीं होता है कि उसको बाहर बॉडी से बाहर तो नहीं आता है, वो तो अंदर ही फर्टिलाइज करता है और अंदर ही रहता है, तो उसको प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्शन मिलता है और फीमेल मदर से, मतलब मदर की बॉडी से वो डायरेक्टली डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं होता, जबकि जो एग होते हैं हैन वगैरह के, उनको तो बाहर से कुछ नहीं मिलता सिवाय टेम्परेचर के, अंदर ही जो डेवलपिंग फ्यूटस है वो ग्रो कर रहा होता है और उसी के थ्रू वो नरिशमेंट ले रहा होता है जो उसके अंदर पहले से ही रहता है। तो इस तरह के एग को हम लोग बोलते हैं एलिसिथल एग या सीथल एग। एलिसिथल एग होता है मतलब इट डज नॉट कंटेन यॉक, इट डज नॉट या डू नॉट कंटेन, ठीक है, डज नॉट ही आना चाहिए वैसे तो, इट डज नॉट कंटेन यॉक, इसमें यॉक नहीं होता है, समझ आया बेटा, यॉक मतलब जर्दी नहीं होती है, ठीक है। और इस तरह के एग को, अच्छा मैं तुम्हें अभी बता दूं, जैसे फीमेल्स में जो एग का डिस्चार्ज होता है इसका कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं होता है बेबी को उसमें। अगर एक हैन कभी भी किसी एक मेल हैन या कॉक के कांटेक्ट में नहीं आती है तो तभी भी वो एग देगी, वो एग हमेशा देती है। तो एग का मिलना, अब प्रोड्यूस होना फीमेल्स में, वो मेल के होने ना होने से डिपेंड नहीं करता, एग तो प्रोड्यूस होगा ही टाइम पर, लेकिन एग का फर्टिलाइज होना मेल गैमेट पर डिपेंड करता है। यानी मुर्गी जो अंडा देती है हमेशा, वो जरूरी नहीं है कि उससे हमेशा हैन प्रोड्यूस हो या मतलब एक बेबी चिकन निकले उसमें से, उस एग से। अगर वो एग फर्टिलाइज्ड होगा, अगर वो एग में मेल गैमेट्स होंगे, तो उससे उससे एक बेबी हैन या चिकन प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर वो एग अनफर्टिलाइज्ड है, यानी कभी वो फीमेल हैन या हैन कभी भी वो कांटेक्ट में नहीं आई है किसी मेल हैन के या कॉक के, तो उस कंडीशन में उसका जो एग होगा वो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। इसी तरह से फीमेल्स में भी ये एग तो हमेशा रिलीज होगा जब से उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज्ड होता है तभी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या तभी जाकर के जायगॉट बनेगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज ये एग तो हर महीने रिलीज होगा, इसका रिलीज होना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये थोड़े से ये कुछ इस तरह के एग में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये वॉल होती है, और ये इसके साथ जो कुछ ऐसे रेडी मतलब निकल रहे हैं ये बाहर को, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। कोरोना इसी वर्ड से आया क्योंकि उसमें से भी स्पाइंस निकलते हैं बाहर को, तो इसीलिए इसका नाम भी कोरोना रेडियाटा लिखा गया, रेडियाटा। इट इज द स्पाइंस लाइक दैट कम्स आउटसाइड द ओवम। और इसी के अंदर ये जो इसकी पहली लेयर होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जोना प्ल्यूसिडा। तो जोना प्ल्यूसिडा को डिप्लीट करने के लिए, एक्रोसोम की जरूरत पड़ती है। समझ आया? यू गॉट इट बेटा? एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा?
तो अगर मैं बात करता हूं द फ्यूजन ऑफ मेल, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete resulting in the formation of zygote, resulting in the formation of zygote, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये कहाँ पे होती है, साइट इसकी जो होती है, साइट इज फैलोपियन ट्यूब। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, वी आल्सो कंसीडर इट एज ओविडक्ट। समझ आया? जब ओवरी से ओविडक्ट से ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है ओवरी से, तो वो ओविडक्ट में कुछ टाइम तक के लिए स्पर्म के आने तक के लिए वेट करता है, वहीं फैलोपियन ट्यूब में रहता है। अगर स्पर्म आ जाए तो फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होता। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, लाइजिन नाम का एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है। एक्रोसोम के अंदर एक स्पेशल नाम का हार्मोन होता है जो कि एंजाइम्स बोलते हैं हम लोग, कि एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम में जो एंजाइम होता है, एक्रोसोम्स एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइजिन, LYSIN, लाइजिन, ठीक है, वो हेल्प करता है, हेल्प इन डिप्लीटिंग दी, या हम बोलेंगे हेल्प इन मेकिंग द एंट्री पॉसिबल विद ओवम, ठीक है, विद द वॉल ऑफ ओवम, क्योंकि मेन तो न्यूक्लियस का मिलना जरूरी है ना, विद द वॉल ऑफ ओवम, और उसके बाद फिर ये फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस दौरान एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी उस दौरान कोई ब्लीडिंग फेस नहीं आता। ये पूरे जब तक का पूरा मतलब ये हो जाए तब तक, टिल डिलीवरी तक, ये कभी फर्टिलाइजेशन मतलब ब्लीडिंग फेस नहीं आता, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो हम लिखेंगे द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी are marked by the absence of menstrual cycle. समझ आया? यस सर। ओके, उसके बाद आगे होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पर होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करो तो ये इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट फिर क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा और एक एम्ब्रियो बना लेगा, और वो जो एम्ब्रियो होगा उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पर होती है? यूट्रस में। कहाँ पर होती है? यूट्रस में। तो कैसे होती है जरा समझते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद, अब बताइए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? एक डिप्लॉइड जाइगोट बना। अब बताइए, डिप्लॉइड जाइगोट से एक पहला सेल है जिससे हम लोगों ने सबने अपनी जिंदगी स्टार्ट की है। This is the first cell that is going to have, this DNA is going to have the information that how our cardiac cell, our nerve cells, brain cells, blood, everything is going to have the, I mean, जो भी कुछ बनेगा बॉडी के अंदर, every coding is present in this DNA. अब ये DNA डिवाइड करना शुरू करेगा, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से ये डिवाइड करने शुरू करेंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम तक ये डिवाइड करता है। तो बताइए मुझे, ये जो प्रोसेस है डिवाइड करने का, ये कौन सा होगा? माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? बताइए किस तरह से डिवाइड करेगा जाइगोट? माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? जल्दी बताइए फटाफट से, वी डोंट हैव ऑल डे, बोलिए। माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। ओके, माइटोसिस होगा ना। ओके, तो माइटोसिस में अगर मैं बात करता हूँ, माइटोसिस में हमने इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर ये
माइटोसिस क्यों बोला, क्योंकि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं जब, मतलब 2n से 2n बनना, 2n से यानी डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनना, डिप्लॉइड बनना, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। यू गॉट इट? समझ आया बेटा? समझ आया? Yes, sir. ओके। तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगॉट क्या करेगा? इमीडिएटली स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट डिवाइडिंग। बाय कौन से प्रोसेस से? बाय माइटोसिस, ठीक है, ठीक है। और ये जब डिवाइड करता है तो ये एक बिग सॉलिड मास ऑफ सेल में कन्वर्ट कर जाता है, जिसको हम लोग मोरुला बोलते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन of solid mass of cell called मोरुला। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोरुला बोलते हैं। गॉट इट? समझ आया? अब ये जो मोरुला होता है, ये एक बिग मास ऑफ सेल है, ये 4 से 5 दिन के अंदर एक सॉलिड मास ऑफ सेल बन जाएगा। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो अब ये मोरुला ट्रांसफर करता है कहां पर? ठीक है, इट विल ट्रांसफर टू दी यूट्रस, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो मोरुला आफ्टर 5 to 6 days transferred to uterus. This is called, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि वो फैलोपियन ट्यूब से अब यूट्रस में आ जाएगा। यूजुअली 7th डे, यहाँ पे 5 to 6 या मैं 6 to 7 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 to 7th डे पे ऐसा होता है। समझ आया? अब क्या होगा कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इम्प्लांटेशन के बाद एक स्पेशल कनेक्टिंग अम्बाइकल कॉर्ड, या हम बोलते हैं एक स्पेशल कॉर्ड डेवलप हो जाती है डेवलपिंग फ्यूटस से, मदर बॉडी की डेवलपिंग फ्यूटस से, ठीक है। यहाँ पर अगर ये है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ से एक क्या चीज, एक कनेक्टिंग कॉर्ड डेवलप हो जाती है विद द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड द डेवलपिंग फ्यूटस। उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो एक तरह से हेल्प करती है कनेक्शन में, और ट्रांसफर करती है ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी गैसेस, फूड, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब यहीं से इसी प्लेसेंटा के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आफ्टर इम्प्लांटेशन a tissue is developed between the embryo and wall of uterus, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? we called it placenta, उसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। अब क्या होगा प्लेसेंटा का? ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा? प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक फिजियोलॉजिकल करेक्शन, इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होती है बिटवीन मदर एंड embryo through this placenta
प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के थ्रू बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्ब्रियो जैसे कि फूड, एग्जाम्पल के तौर पर गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, और एक्सक्रीशन एटसेट्रा, ठीक है, आर फुलफिल्ड। समझ आया सबको? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, डू एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन? Yes, sir. इस तरह से ये हमारा प्लेसेंटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। गॉट इट? एवरीवन अंडरस्टूड? तो लेट्स स्टार्ट, द नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी एंड गेस्टेशन पीरियड। एंड गेस्टेशन पीरियड, एंड तो नहीं बोलेंगे इसके लिए, और आना चाहिए, प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड। ये गेस्टेशन पीरियड होता है वो पीरियड या वो टाइम जिसमें एक डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो पूरा फुल्ली ग्रोन बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और इन ह्यूमन फीमेल्स में या इन ह्यूमन बीइंग्स में ये जो पीरियड होता है, इट इज अबाउट 280 डेज, ये 280 दिन के करीब होता है, जिसको हम लोग 40 वीक्स और 9 मंथ अप्रॉक्स मानते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो कैलकुलेट होता था फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि कब से कैलकुलेट होता है ये? इट इज कैलकुलेटेड from last month of the first day of last month first day of last menstrual cycle। समझ आया? Do everyone understood? Okay, now moving to the next part is उसके बाद next होता है parturations। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं पार्टुरेशन। जब एक फुल्ली डेवलप बेबी ग्रोन हो जाता है तो फिर वो बॉडी से बाहर आता है, ठीक है, और उसको हम लोग पार्टुरेशन बोलते हैं या डिलीवरी। और ये इस टाइम पर क्या होता है कि एक स्पेशल बर्थ हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल्ड इट ऑक्सीटोसिन, ठीक है, वो निकलता है कहाँ से? यूट्रस की वॉल सिक्रेट करती है उसको, यानी कि एक बर्थ हार्मोन, वो यूट्रस की वॉल उसको सिक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और वो हार्मोन की वजह से क्या करता है कि यूट्रस ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी यूट्रस एक तरह से इसको, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसकी वॉल जो होती है ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, उससे एक स्पेशल दर्द होता है फीमेल्स को, और वो हेल्प करता है एक तरह से बताने के लिए कि नाउ लेट्स इट टाइम फॉर द डिलीवरी। एंड ये जो कई बार ऐसा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करता है इजी डिलीवरी। कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीशन नहीं होता है इसका, तो आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू भी ये हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ताकि ये डिलीवरी आसानी से हो जाए। तो दिस रिजल्ट जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो हेल्प करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बॉडी बाहर आ जाती है। कई बार तुमने देखा होगा, अगर ज्यादा किसी को इंसान को बहुत ज्यादा वॉमिट आ रही है, ठीक है, बार बार वॉमिट आ रही है, वॉमिट आने के दौरान भी हमारे पेट में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दर्द होता है। अगर किसी को बार बार 1-2 बार से ज्यादा वॉमिट आ जाए तो फिर उसको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसको सीवियर पेन होगा स्टमक में। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर पानी जब सिक्रीट कर जाता है तो मतलब पानी बाहर आ जाता है वॉमिट के थ्रू, बॉडी के अंदर वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी की वजह से जो सेल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन से, अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन से हमारी बॉडी में बहुत पेन होता है, इट रिजल्ट इन बहुत ज्यादा पेन होता है।
तो इसी तरह का पेन कुछ पार्टिकुलेशन के दौरान भी होता है, जो कि एक्सट्रीमली बहुत हाई पेन होता है, जिसको हम लोग लेबर पेन बोलते हैं, और ये इस पेन को लेबर पेन बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। पार्टिकुलेशन क्या है? कमिंग आउट of the fully developed baby from the body of mother ठीक है, आफ्टर gestation period, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेशन बोलते हैं। तो क्या होता है इस टाइम पर हम बोल देंगे एट द टाइम ऑफ पार्टिकुलेशन, ठीक है, पार्टिकुलेशन के दौरान द यूट्रस contract and relax several time due to secretion of oxytocin हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? we called it birth hormone, ठीक है, ओके। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? दिस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स, या हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्रैक्शन propels the baby outward, ठीक है। This process is painful. Such pain is called labor pain. इसको हम लोग लेबर पेन बोलते हैं। समझ आया? Got it? तो आफ्टर द बर्थ जो प्लेसेंटा होती है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, और इस तरह से पूरा फाइनली क्या होगा? फाइनली बेबी कम्स आउट एंड प्लेसेंटा को हम लोग अम्बाइकल कॉर्ड भी बोलते हैं। अम्बाइकल कॉर्ड, ठीक है, इज सर्जिकली कट बी अटैच्ड, उसको कट कर दिया जाता है। समझ आया? Got it? Everyone understood? पूछ रहा हूँ जवाब। Do everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. उसके बाद जो आता है हमारे पास, जो क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल पॉपुलेशंस के क्या क्या मेथड होते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल, तो कुछ तो हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेजर होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जो कि नॉर्मली होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट्स अलाउ करती है बहुत सारी स्कीम्स को कि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, और मतलब स्लोगन्स वगैरह बनाती हैं। जैसे हिंदी में है हम दो हमारे दो, बहुत सारे ट्रक्स वगैरह पे लिखा रहता है, और इस तरह के स्लोगन्स को लिखवाते हैं। और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्कीम वगैरह, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के अंदर क्या होता है कि जिनके कम बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाती है, मतलब इंसेंटिव्स मिल जाता है, या ज़्यादा कुछ कोटा वगैरह से बोल देते हैं कि ये मिल जाएगा स्कीम फैमिली प्लानिंग्स के लिए सोसाइटी के अंदर, और ये सब मतलब ये चीज़ें जो है की जाती हैं। और जो बायोलॉजी और जो मेथड्स होते हैं, मतलब जो
मतलब हम बोलेंगे कि बैरियर्स जो होते हैं, उनकी जो चीजें होती है तो वो बहुत सस्ते दाम पर मतलब गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उसको, तो इससे जो है मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल स्कीम्स हो गई। उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसके बारे में, दैट इज द बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड है बायोलॉजिकल में। एक तो होता है बैरियर मेथड, जिसमें जिसमें क्या होता है कि बैरियर मेथड्स में जो मतलब एक तरह से मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करने से मतलब रोकने से रोका जाता है, तो स्पर्म बॉडी के अंदर ना जाए फीमेल्स में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मतलब होते हैं, तो उसको यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग तरह से यूज होते हैं, जैसे डायफार्म हो गया तुम्हारा, सर्विकल कैप्स हो गए। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज दी केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को, या तो स्पर्म बॉडी में जाएगा तो वो उसको किल कर देती हैं, या फिर उसकी मोटिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देती है कि मोटाइल ना हो, मूवेबल ना हो स्पर्म। तो ये दो तरह की होती है। एक तो होती है ओरल पिल, जो कि मतलब केमिकल मेथड्स में दो आते हैं। एक होती है ओरल पिल्स, ठीक है, जो कि ओरल पिल्स जो होती हैं वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बाद में खाई जाती है दवाइयाँ और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो फोर्सफुली ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जो यूट्रस ने अपनी वॉल को प्रिपेयर किया था वो फोर्सफुली उसको डिजनरेट करवा देती है हार्मोन को सेक्रेट करके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। और जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट वगैरह बना था या जो इम्प्लांटेशन हुई थी, वो सब बॉडी से बाहर आ जाता है, यानी फोर्सफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करवा दी जाती है इस ओरल पिल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कंटेन हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स होते हैं विच प्रिवेंट, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होती है जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है, मतलब ओवुलेशन यानी एग रिलीज ही नहीं होगा, और एग रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो ये भी एक तरह का हो गया। ठीक है, ठीक है, तो विच प्रिवेंट ओवुलेशन, विच प्रिवेंट ओवुलेशन, जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, और फोर्सफुल और स्टार्ट फोर्सफुल मेंस्ट्रुएशन, या फिर ये दवाइयाँ फोर्सफुल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करा देती हैं। एक होती है वेजाइनल पिल्स, जो कि फीमेल्स जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर की जाती है और उसकी वजह से भी जो है स्पर्म्स को किल कर देती हैं, तो किल्स और डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। उसके बाद हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके साथ बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं वो है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ट्यूबोकोटॉमी, एक होता है वेस्कोटॉमी। ट्यूबोकोटॉमी में जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स में, ये होता है ट्यूबोकोटॉमी। इसमें क्या होती है, जो फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब इज कट कट कर दी जाती है एंड बाइंडेड, उसको बाइंड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ओवम कभी आएगा ही नहीं फैलोपियन ट्यूब में, मतलब फर्टिलाइजेशन होगी नहीं कभी भी। उसके बाद ये तो परमानेंट मेथड है, मतलब ये एक बार हो गया तो इसको बैक नहीं किया जा सकता। दिस इज वन टाइम मेथड, और ये एक बार हो गया तो मतलब फिर कभी भी किसी भी हाल में
ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसी तरह से वेस्कोटैमी होता है, वेस्कोटैमी ये मेल्स में होता है, जिसमें मेल में जो वेस्ट डिफरेंस होती है उसको कट कर दिया जाता है। वहाँ पे मैंने पढ़ाया था, मेल्स में जो वेस्कोटैमी है उसको कट कर दिया जाता है। ये वाले पोर्शन को यहाँ से कट कर दिया जाएगा वेस्ट डिफरेंस में, वेस्ट डिफरेंस कट हो जाता है इसलिए वेस्कोटैमी इसको बोलते हैं। इसको कट कर दिया जाता है टाइट, और फिर कोई भी टेस्टिस से जो वो है हमारा हार्मोन्स वगैरह या स्पर्म्स की इजैकुलेशन हो ही नहीं पाती है, तो इसलिए ये मेथड भी परमानेंट मेथड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, सो इसमें क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस in human male is cut and tight, दोबारा से इसको टाइट कर दिया जाता है, and is cut and tied properly, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये भी एक परमानेंट मेथड है, ठीक है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, IUCD की फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज द इंट्रा यूरेटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये होता है लाइक कॉपर टी जो कि कुछ इस तरह से होती है, जो कि इस तरह से, और इसको इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ये वायर कुछ इस तरह से होता है जिसमें ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर रिजेक्ट कर जाती है, और फिर जो है वो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये कोई मतलब बहुत रेयरली यूज की जाती है, सो कॉपर टी। लेकिन ठीक है, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कितना टाइम हो गया, ओके चलो ये लास्ट है इसका टॉपिक, उसके बाद खत्म चैप्टर। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अलग अलग तरह की डिजीजेस होती हैं, जिसकी वजह से, जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये बीमारी जनरली होती है, ठीक है। और सब इसमें कुछ बीमारी ऐसी भी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को भी, मतलब बेबी को भी हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ इसमें बैक्टीरिया की वजह से होती है, कुछ वायरस की वजह से होती है, कुछ प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज होती है गोनोरिया, ठीक है। और जनरली ये जो होता है, ये वुमेन्स में जो मैन में यूरेटर एंड फीमेल्स में मतलब ये इफेक्ट करता है, एंड फीमेल्स में सर्विक्स को इफेक्ट करता है, फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स में सर्विक्स को इफेक्ट करता है, गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज है। उसके साथ साथ साइफिल्स भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। साइफिल्स भी एक बार हो जाता है तो मतलब ये कुछ बीमारी ऐसी होती है जो एक बार हो गई तो मतलब हमेशा ही रहती है। तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि नॉर्मली बच्चे से, मतलब मदर से डेवलपिंग फ्यूटस को भी हो जाती है। उसके बाद है यूथराइटिस, ठीक है। ये भी एक तरह की बीमारी है, जो यूथराइटिस मतलब जो यूट्रस होता है जनरली उसको इफेक्ट करती है, इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस। जनरली बहुत कॉमन होती है ये इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है वायरल डिजीजेस में। वायरल में होती है दैट इज द एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV की वजह से होती है।
तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम एक्चुअली में ये हमारे ना जो हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम होता है ना उसको उस पर इफेक्ट करता है। तो ये एक्चुअली में पूरी बॉडी को ही डैमेज कर देता है। तो मतलब एक्चुअली में फॉरेन इन्वेडर्स जो भी आएगा ना, एक बैक्टीरिया भी तुम्हें मार सकता है, इतनी इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो इम्यून सिस्टम ही नहीं होगा बॉडी के अंदर तो फिर तो कोई भी आप बच ही नहीं सकते किसी इतने, मतलब हो ही नहीं सकता कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी के कांटेक्ट में ना आए या कोई एक वायरसेस वगैरह कांटेक्ट में ना आए। तो ये HIV की वजह से होता है। इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन। अच्छा, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या ब्लड के कांटेक्ट में होती है। वैसे अगर खाना वगैरह खाते हैं तो ऐसे साथ में नहीं होती है ये डिजीजेस। वायरस, ठीक है, तो ये वायरल डिजीज है, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। ठीक है, उसके अलावा हर्ब्स भी एक बहुत फेमस बीमारी होती है जो कि हर्ब्स एक बार हो जाती है तो परमानेंटली रहती है। इसका मतलब इफेक्ट ऐसा रहता है कि 5 साल बाद 10 साल बाद भी वापस आ जाती है। तो ये रहती है एक तरह से, हो जाती है। तो हर्ब्स भी इस तरह की डिजीज है जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटिया उस पर मतलब इफेक्ट करती है। तो हर्ब्स भी एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है इसी में। ठीक है, और उसके अलावा प्रोटोजोवन में आती है, प्रोटोजोवंस में आती है। तो ट्राइकोमोनाइसिस, और ये भी एक यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट पे इफेक्ट करती है। ट्रैक्ट को इफेक्ट करती है वुमेन्स में। सो ये भी एक तरह की बीमारी है। तो इस तरह की डिजीजेस जो होती हैं ये बहुत कॉमन होती हैं। और यही नहीं खाली क्योंकि हम लोग इनके बारे में पढ़ना है तो हम लोग को अपनी टॉवल्स वगैरह सब अपनी अपनी यूज़ करना चाहिए। कभी भी हॉस्टल्स वगैरह में कोई भी हो, अपनी टॉवल्स को एकदम उसको यूज़ करना चाहिए, अलग से टॉवल्स को यूज़ करना चाहिए। अपने सोप्स अलग यूज़ होने चाहिए, कॉमन सोप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इन सारी डिजीजेस को एक बार अगर हो जाती हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम करती हैं। कभी भी अपने मतलब जो अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं उनको प्रॉपर ड्राई क्लीन, मतलब सही से मतलब उनको क्लीन किया जाए और अच्छे से उनको, मतलब गीले वगैरह नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि एक बार फंगस स्टार्ट हो जाता है तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अपने अंडरगारमेंट्स को एकदम अच्छे से ड्राई करके यूज करना चाहिए। कभी भी किसी की टॉवल को नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, और कभी भी किसी के सोप्स वगैरह को, बिल्कुल सोप्स भी अलग होने चाहिए अपने जो अब हम यूज करें नहाते वक्त। और किसी के मतलब जो रेजर्स वगैरह को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, दैट शुड बी पर्सनल। सो इस तरह की बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। ये हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं और ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बॉडी पार्ट के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक पढ़ाई है। और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह समझना चाहिए क्योंकि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए हमारे साथ जब प्रॉब्लम होती है तो हर कोई नहीं बता पाता, नहीं शेयर कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन से है, बॉयज़ में भी कॉमन होता है कि बॉयज़ में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो स्वेटिंग के दौरान भी अपने मतलब प्रॉपर तरीके से, सही से, मतलब और प्रॉपर मतलब हाइजीनिक रहना चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर के कहीं भी हो। सो दैट्स विल हेल्प यू, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। साफ सुथरा रहना चाहिए हमेशा और कभी भी कोई दूसरे की चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इवन हस्बैंड्स एंड वाइफ में भी ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड्स एंड वाइफ के टॉवल्स भी अलग होने चाहिए, दे शुड हैव दी डिफरेंट टॉवल्स। सो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ा है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को आप थोड़ा सा एक बार यूट्यूब वगैरह पर जब आप पर्सनल हो तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे कौन से बॉडी पार्ट्स को ये अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता। सो एक बार देख लीजिएगा वीडियोस में। और सर आप भेज दीजिएगा ये प्लीज। क्या मैं, हाँ अभी भेज देता हूँ।
फिर ये आप इसके लिए काफी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, और प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, हर एक चैप्टर्स को, हर एक पॉइंट उसको हम लोगों ने। सर कल 4:30 पे है ना टेस्ट? हाँ 4:30, ठीक है चलो, ओके।